नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम्स पाठशाला में। दोस्तों, मेरा फोकस रहेगा आपको रटाने के बजाय आपको समझाना। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उसी का सेकंड लेक्चर अपन लेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और अब हमारा सेकंड पार्ट है 1781 का सेटलमेंट एक्ट, द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1881। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कुछ कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने देखा था कि 1600 में ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम, जिनकी फ़ोटो आपके सामने है। एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने एक चार्टर बनाया 31 दिसंबर 1600 को, और उस चार्टर में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, वो दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार के लिए एकाधिकार होगा उसका, ठीक है, और भारत में भी। यानी कि ईस्ट इंडिया का कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि वो इंग्लैंड की तरफ से उसको एकाधिकार होगा, कहाँ? दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में, ठीक है। फिर ये चार्टर बन गया। अब इस चार्टर को मूर्त रूप देने के लिए, यानी कि इस चार्टर के अनुसार काम करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, या बोल सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1608 में हॉकिंस, क्या था? इनका पूरा नाम था सर विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस को कहाँ भेजा? इंडिया में, कि आप जाओ और वहाँ के जो भी राजा महाराजा हैं उनको मनाओ कि हम आपके यहाँ व्यापार कर सकें। तो ये गए हॉकिंस और गुजरात के सूरत पोर्ट पे उतरे और वहाँ से गए जहांगीर के पास। जहांगीर कौन थे उस टाइम? इंडिया के बादशाह थे, और उनकी राजधानी क्या थी? आगरा, ठीक है। तो ये विलियम हॉकिंस, जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हो, ये जहांगीर के पास गए। तो जहांगीर के पास गए और इन्होंने पूछा कि हम यहाँ व्यापार कर सकते हैं, तो जहांगीर ने मना कर दिया। तो ये वापस लौट गए। अब क्या हुआ कि ये जैसे वापस लौटे तो वहाँ भाई इसके बारे में विचार किया गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा पाया गया कि ये तो कम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए जहांगीर को नहीं मना पाए। तो उन्होंने दोबारा एक अंग्रेज़ ऑफिसर, जिसका नाम था सर थॉमस रो, जिसका नाम क्या था? सर थॉमस रो। ये जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हो, लंबी लंबी मूछें हैं इनकी, इनको भेजा गया, ठीक है। इनको भेजा और बोला आप जहांगीर को मनाओ। तो ये 1616 में आ गए और आगरा चले गए जहांगीर से मिलने। फिर जहांगीर ने वही बात बोले, व्यापार करने आया हूँ, धंधो करवायो छूँ। गुजराती में बोलते हैं ना, धंधो करवायो छूँ। तो जहांगीर बोले नहीं करने दूंगा। तो इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उनसे दोस्ती बनाना शुरू किया। दोस्ती कैसे बनती है आजकल? गहरी दोस्ती। इन्होंने उनके साथ ड्रिंक करना शुरू किया। और ड्रिंक कौन सी? जो अपने साथ लेके आए थे, जो इंडिया में नहीं बनती थी, जैसे वाइन और बियर। धीरे धीरे ये उनके साथ इनके संबंध गहरे होने लगे और 1619 में इन्होंने मना ही लिया जहांगीर को कि हम यहाँ व्यापार कर लें। तो जहांगीर मान गया और व्यापार करने की इजाज़त दे दी। अब कंपनी यहाँ व्यापार शुरू कर दिया इंडिया में। शुरू में ये खाली व्यापार करने के लिए आए थे दोस्तों, अंग्रेज, न कि यहाँ शासन करने के लिए। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रखना। और व्यापार किसका? मसालों का व्यापार। किसका व्यापार? मसालों का, ठीक है। फिर ये व्यापार करने लग गए। अब व्यापार में इनको खूब फ़ायदा हुआ और खूब परेशानियाँ भी आई। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। और इसी श्रृंखला में 1757 की लड़ाई, जिसे द बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, वो लड़ी गई। उसमें अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई। और उसके बाद एक दूसरी लड़ाई हुई जिसमें निर्णायक जीत हो गई और कंपनी असली रूलर बन गई इंडिया में, एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई। कौन सी लड़ाई थी वो? द बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि 1764-65 में वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला,
उनको अंतिम इंडिपेंडेंट नवाब भी बोला जाता है बंगाल का, क्योंकि सिराजुद्दौला के बाद जो भी नवाब बने थे ना वहाँ के, वो सब उन सब पर कंपनी अपना शासन थोपती थी, यानी कि वो कठपुतली थी एक प्रकार के। तो 1764 में क्या हुआ कि लड़ाई जीत गई कंपनी, और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। अब ये दीवानी अधिकार क्या होते हैं दोस्तों? दीवानी अधिकार का मतलब वहाँ का जो भी टैक्स सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम, वो सब कौन सेट करने लगी? कंपनी। यानी वहाँ किस पे कितना टैक्स लगाना है, किससे टैक्स लेना है, किससे नहीं लेना है, वो सब कौन निर्णय करने लगी? कंपनी। अब कुल मिला के कंपनी व्यापारी की बजाय शासक बन गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ? व्यापारी भी है, शासक भी है, तो शक्ति आ गई कंपनी में। अब यहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो धीरे धीरे भ्रष्ट होने लग गए। क्या होने लगे? भ्रष्ट होने लगे। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई और ऑफिसर्स नवाब बनते गए। यानी ऑफिसर्स के पास इतना भ्रष्टाचार का पैसा हो गया कि वो इंग्लैंड में पैसे गाड़ियां भर भर कर ले जाते। वहाँ पर लोग उनको चिढ़ाने के लिए उनको इंग्लिश नवाब भी बोलते थे। तो क्या हुआ? वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट को धीरे धीरे पता चला वहाँ से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? 1772 में एक सीक्रेट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई। उसको यह आदेश दिया कि आप जांच करो कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो 1772 में ही पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट किया पार्लियामेंट के वहाँ को कि वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो हमें जो हमने 1600 में चार्टर बनाया था उसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी ताकि हम कंपनी को अच्छी तरह से रेगुलेट कर सकें। तो इसी सिलसिले में आपको पता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, जो कि अपन पिछले लेक्चर में पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो। और आज का अपना टॉपिक शुरू होता है अब। वो टॉपिक क्या है? इस टॉपिक का नाम क्या है? 1781 का संशोधन अधिनियम। क्या नाम है? 1781 का संशोधन अधिनियम। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, और इसका एक अन्य नाम क्या है? बंदोबस्त अधिनियम। इसका एक अन्य नाम क्या है? बंदोबस्त अधिनियम। तो इसके 3 नाम हैं दोस्तों, याद रखना। इसकी क्या है? 3 नाम है। 1781 का संशोधन अधिनियम, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है, और इसे बंदोबस्त अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला कानून बना 1600 में, यानी कि चार्टर, जो ब्रिटेन की महारानी ने बनाया था, या बोल सकते हो जिसकी इजाज़त ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी। उसके बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्या हुआ? 1773 से 81 के बीच में ऐसी आवश्यकताएं होने लगी कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, कमियां का मतलब अंग्रेजों के अनुसार जो कमियां थी, नए भारतीयों के हिसाब से, उन कमियों को दूर किया जाए। तो देखो, पुराने एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए यहाँ हमारे पास 5 नियम हैं मुख्य। तो पहला देखते हैं। हाँ, पहला नियम देखते हैं। पहले नियम में लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल एवं कंपनी के सभी सेवकों को उनके कार्य के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया जाता है। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी। एक तरफ तो खाने के हाथ में बिस्किट दिखा रहे हैं और जब खाने जाता है तो छीन लेते हैं, वैसी बात हो गई है। कैसे कि अपन ने देखा था जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, तो उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि भारत में एक गवर्नर जनरल होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, और उसकी जो काउंसिल होगी वो निर्णय करेगी भारत में। अब क्या किया? वो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें यह भी बोला गया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, अब उस सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी हटा दिया इसको।
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, सॉरी एक मिनट रुकिए प्लीज। अब क्या किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल था उसकी काउंसिल थी, उसको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, यानी कि उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की बजाय उसको ख़त्म कर दिया। समझ रहे हैं आप कैसे अंग्रेजों ने एक्ट के बहाने से या सुधार करने के बहाने से भारतीयों को वंचित कर दिया, या बोल सकते हो अंग्रेजों को, अधिकारियों को मुक्ति दे दी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो 1781 के संशोधन अधिनियम का पहली महत्वपूर्ण बात ये थी। अब देखो दूसरी बात, एक तरफ तो कर्मचारी और अधिकारियों को छोड़ दे दी, दूसरी तरफ इस संशोधन अधिनियम के द्वारा राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। अब इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो कराधान नियम है, उनमें और कराधान वसूली के मामले में सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी कि न्यायालय कंपनी के कोई भी काम में अड़ंगा नहीं लगा सकती थी। ठीक है, तो कुल मिला के ये कंपनी को फ़ायदे में लाने के लिए, भारतीयों को लूटने के लिए ये काम किए गए। अब तीसरा देखो, अब न्यायालय टैक्सेशन सिस्टम के भी बारे में बात नहीं कर सकेगा, न्यायालय गवर्नर जनरल के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकेगा, न्यायालय उसकी काउंसिल को भी कुछ नहीं बोल सकेगा, यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे कर्मचारियों को भी उनके कार्य के लिए कुछ नहीं बोल सकेगा। तो करेगा क्या न्यायालय? तो न्यायालय को ये काम दिया गया, इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता के सभी रहवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, यानी कि कलकत्ता के जो भी लोग थे उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया गया। ठीक है, पहली बात। अब उसमें भी एक व्यवस्था और की गई कि हिंदुओं को हिंदू निजी कानूनों एवं मुसलमानों को मुस्लिम निजी कानूनों के हिसाब से न्याय देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, यहाँ पर भी अंग्रेजों ने अपना कार्ड खेल दिया। उन्होंने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय स्थापित कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अपने सारे लोगों को हटा लिया, यानी उन पर सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सकता। और अपना जो पैसे कमाने का काम है, रेवेन्यू सिस्टम है, उससे भी दखलंदाजी करने से कोर्ट को मना कर दिया। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, कलकत्ता के सभी रहवासियों, हिंदू हो तो उनको हिंदू निजी कानूनों के हिसाब से, और मुस्लिम हो तो मुस्लिम निजी कानूनों के हिसाब से उनको न्याय देगा। ये तीसरी बात हो गई। अब चलते हैं चौथी बात पे। अब देखो, अब आपको पता है जब 1781 के टाइम ब्रिटेन की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, यानी 3 ऐसे क्षेत्र थे जो ब्रिटिश प्रभुत्व में थे। कौन कौन से? बंगाल, बम्बई और मद्रास। बंगाल, बम्बई और मद्रास। उस टाइम आज के मद्रास ऐसे नहीं, उस टाइम इनका नाम था ऐसे, इनमें जो टेरिटोरियल क्षेत्र था वो अलग अलग था। ठीक है, अब देखो, बंगाल का गवर्नर को तो 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियाँ थी, वहाँ पर भी गवर्नर तो होते ही थे। ठीक है, वहाँ पर न्यायालय भी होते थे। अब क्या किया, 1781 के सेटलमेंट एक्ट में क्या कर दिया कि प्रांतीय न्यायालयों का मतलब जो मद्रास और बम्बई में जो न्यायालय में जो भी अपील की जाएगी, कि अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होने की बजाय कहाँ जाएगी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करने की व्यवस्था की गई। अब देखो, अब यहाँ एक नया नाम आया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है।
आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में करने की व्यवस्था की गई। आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो गवर्नर जनरल होता था उसकी एक 4 सदस्य काउंसिल होती थी। उसके निर्णयों को मानने के लिए गवर्नर जनरल क्या होता था, बाध्य होता था। यानी कि गवर्नर और उसकी काउंसिल मिलकर निर्णय निर्माण करती थी, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो चाहे वो कार्यकारी हो, ठीक है, चाहे विधायी हो चाहे कार्यकारी हो। तो इसीलिए इसको गवर्नर जनरल या काउंसिल बोलने के बजाय इसको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है, प्रांतीय न्यायालयों की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में होने की बजाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल में करने की व्यवस्था की गई। यानी कि कोई भी मद्रास या बम्बई की प्रेसिडेंसी का व्यक्ति को कोई न्याय चाहिए तो वो सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, पहले अपने वहाँ जो कोर्ट है उसमें जाएगा। उसके फैसले से नाखुश है तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के पास जाएगा। कहाँ पर है, बंगाल में। तो चलो अब आ चलते हैं आगे। लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट किसका, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1781 के बंदोबस्त अधिनियम या बोल सकते हो संशोधन अधिनियम का। प्रांतीय न्यायालय एवं उसकी काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का। यानी कि इसमें केंद्रीकरण और बढ़ा दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को और ज़्यादा शक्तियाँ दी गई, भारत में केंद्रीय प्रशासन प्रणाली को और ज़्यादा सशक्त बनाया गया। कैसे, प्रांत में जो न्यायालय थे ना, प्रांत में जो न्यायालय थे और प्रांत में जो काउंसिलें थी, काउंसिलें मतलब गवर्नर जनरल की, गवर्नरों की काउंसिल जो मद्रास और बम्बई में थे, उनके लिए नियम और विनियम कौन बनाएगा, वो भी कौन बनाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, या बोल सकते हो गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसको अगर समराइज़ करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1781 का संशोधन अधिनियम ब्रिटिश कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए और यहाँ की जो शासन व्यवस्था है ब्रिटिश भारत की उसमें केंद्रीकरण लाने के लिए लाया गया था। और अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया। तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो अगर कुछ गलत लगा हो वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। जय हिंद।